अच्छा, इसमें हमने यूज रेफ किया है तो वैल्यू तो उसके वेरिएबल के अंदर आ रही है जिसको हम बाद में यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हमने वो इसकी करंट वैल्यू लिखी हुई है कि वो आए, लेकिन वो नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि पेज री रेंडर नहीं हो रहा है इसके इनपुट के चेंज होने पर। अगर तो री रेंडर हो तो फिर वो वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए कि जो लेटेस्ट वैल्यू है वो यहाँ पर आए, जो कि नीचे आ रही है। लेकिन री रेंडर ना होने की वजह से वो यहाँ ऊपर शो नहीं हो रही है। तो ये बाज दफा में इस तरह का लगाना पड़ जाता है कि हम वो रेंडर उसको नहीं करवाना चाह रहे होते, तो फिर ये उसका तरीका होता है। तो ये वैल्यू ऊपर फिलहाल मैं नहीं चाहता कि आए, यहाँ देखना भी नहीं चाहते हम। हम इसको यूज रेफ की बजाय नॉर्मली जो किया जाता है वो स्टेट के साथ ही किया जाता है। तो स्टेट के साथ ही हम इसको कर लेते हैं नेम। और दूसरा, हम इसमें वैल्यू ऐड करते हैं ईमेल की और फोन नंबर की। तो ये कंसोल ये मिटा देते हैं हम यहाँ से, बाकी सारी चीज़ें हैंडल नेम चेंज में ये भी मिटा देते हैं। और ये सिर्फ इसमें ये जो काम वो करता है कि वैल्यू सेट कर देता है उसके अंदर, वो रहने देते हैं। और एक और इनपुट ले लेते हैं और उसमें हम ईमेल उसका ले लेते हैं और फिर फोन नंबर ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमें ऊपर ये स्टेट भी और बनाना पड़ेगी जो कि ईमेल को डील करें। इसको मैं कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देता हूँ नीचे, और यहाँ पर लिख देता हूँ ईमेल, और यहाँ सेट ईमेल। ये फॉर्म कैसे सबमिट होते हैं उसका पहला तरीका बता रहा हूँ कि इस तरीके से हम करवा सकते हैं ईमेल। दूसरा हमें चीज़ और क्या चाहिए, और हमें चाहिए और हमें इसमें चाहिए जी सेल नंबर, सेल और सेट सेल, सी कैपिटल। और इन सब की इनिशियल वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग है, मतलब कि इनिशियल इनकी कोई वैल्यू नहीं है। और यहाँ पर हम इनपुट और ले लेते हैं, इसी को पूरे को कॉपी कर लेते हैं। या फिर हाँ चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं, इधर नीचे पेस्ट कर देते हैं। और एक और यूवर नेम की बजाय यूवर ईमेल कर देते हैं। और यहाँ पर भी यूवर ईमेल। और यहाँ हैंडल नेम चेंज की बजाय फिर हमें एक फंक्शन और बनाना पड़ेगा, हैंडल ईमेल चेंज। ऊपर बना लेते हैं बाद में कॉपी करके। और यहाँ यूवर नेम की बजाय हम कर देते हैं यूवर सेल नंबर। और ये नीचे यूवर सेल नंबर। और हैंडल नेम की बजाय क्या फंक्शन बनाना चाहिए, हैंडल सेल, क्योंकि इसका नाम हमने सेल रखा हुआ है। जो मर्जी आप फंक्शन का नाम रख लें, जरूरी नहीं कि इसी तरीके से हैंडल सेल करके ही लिखना है, हैंडल ईमेल चेंज करके ही लिखना है, ये जरूरी नहीं। आप अपनी मर्जी का नाम भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो फंक्शन तीन मैंने बनाए हैं वो तीनों फंक्शन दोबारा यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। हैंडल नेम चेंज वाला, और उसको हमने किया है हैंडल ईमेल चेंज। काम वो भी यही करता है कि जो उसको वैल्यू मिलती है उसकी वो करवा देता है, प्रिंट करवा देता है। और उसकी वैल्यू सेट कर देता है कि इसमें नेम में इसमें नहीं करेगा, इसमें वो करेगा ईमेल में, सेट ईमेल। ईमेल में वैल्यू जो हमारा स्टेट है उसमें वैल्यू डालेगा। और फिर नीचे जो है वो सेल वाला एक और बना लेते हैं, उसमें वो क्या करेगा, हैंडल सेल चेंज में ईमेल जो सेट वो सेल में जो सेट करेगा वो सेट सेल करेगा स्टेट। और जो उसको वैल्यू मिलेगी उसकी वैल्यू वो निकाल के उसमें सेल में डालेगा। और उसको अभी चेक करते हैं हम फ्रंट एंड पर ऐसे। कंसोल शंसोल में अभी हम कुछ भी नहीं करवा रहे। ये क्या बी आर टैग नहीं लगे इसमें क्या, इसको बी आर के टैग लगे हुए तो हैं। अच्छा, वो ईमेल के बाद भी एक बी आर का टैग हमें चाहिए है, नेम के बाद हमें चाहिए है। और आगे इसके बाद यहाँ पर ईमेल लेबल ऊपर वाले का है। अच्छा,
यहाँ पर भी लगाएंगे ताकि यूआर ईमेल जो हमें ऊपर नजर आ रहा है वो नीचे आया जरा। अब ये थोड़ा इसे करके इसको रख लेते हैं ताकि नजर सही आए। और यहाँ पर भी ये जो यूआर सेल आ रहा है नजर ऊपर, ये भी नीचे आए। हाँ बस अब सारे वो नीचे आ गए होंगे इस तरह। नेम, ईमेल और सेल, जो भी यहाँ पर अब मैं लिख रहा हूँ, जो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या हो गया, वसीम एट ईमेल फिर सेल नंबर में कुछ भी। अब ये जो सारी वैल्यूज ली हैं ये तो हमारे फंक्शन चले हैं। फंक्शन चलने की वजह से ऑन चेंज पर इन्होंने क्या किया है कि इन वेरिएबल्स के अंदर वो वैल्यू सेट करवा दी है, नेम ईमेल सेल। अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं एक बटन लगाऊं सबमिट का और उससे फॉर्म के सबमिट कर सकूं। तो यहाँ पर मैं एक बटन लगा देता हूँ, बटन का टैग, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबमिट या सेव। अच्छा, बटन अगर फॉर्म के अंदर लगाया हुआ हो ना तो उसकी बाई, वैसे बटन की बाई डिफॉल्ट टाइप जो है ना वो सबमिट होती है अगर वो फॉर्म के अंदर है। तो वो फॉर्म को सबमिट कर देता है जब उसके ऊपर क्लिक होता है। चेंज करना हो तो हम यहाँ पर उसकी टाइप चेंज भी कर सकते हैं। बाई डिफॉल्ट सबमिट होती है, आप चेंज करके बटन भी कर सकते हैं कि फॉर्म को सबमिट वो ना करें, जो एक पुराना तरीके से फॉर्म सबमिट होते थे। ये ये देखें वो ऊपर रीलोड, उसने कुछ भी नहीं किया, क्लिक हुआ लेकिन रीलोड वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर उसकी टाइप हम ना दें और इसको सबमिट रहने दें बाय डिफॉल्ट की जो है, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, इसको रिफ्रेश किए बगैर तो अब मैंने वो सबमिट का जो बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ टाइप पहले लिखी थी टाइप बटन, तो अब मैं इसको मिटा दिया क्योंकि बाय डिफॉल्ट वाली टाइप है जो कि सबमिट है। तो वो कि ये क्या करता है, ये यहाँ पर अब कोई वैल्यूज लिखें तो ये पुराने तरीके से जैसे हम फॉर्म्स सबमिट करवाते थे, अ, कुछ भी लिखकर और ये सेव किया और वो देखो ऊपर रीलोड हुआ और उसने एक किस्म का फॉर्म बैकएंड पर सबमिट करने की कोशिश की, ये जो ऐसे ब्लिंक हो रहा है। तो ये हम रिएक्ट में ये बिहेवियर नहीं चाहते होते कि फॉर्म जो सबमिट हो इस तरीके से कि रीलोड हो और फिर वो सबमिट हो। तो हम इसके सेव पर इस बटन पर हम कहते हैं कि ऑन क्लिक, जब इसके ऊपर क्लिक हो, ऑन क्लिक, जब इसके ऊपर क्लिक हो तो आप एक फंक्शन कॉल करो, आ, कोई भी नाम रख सकते हैं, हैंडल फॉर्म, हैंडल फॉर्म का नाम रख लें या कोई भी और आप नाम रख सकते हैं। और ये बनाया नहीं अभी, इसको बना लेते हैं हम, यहाँ ऊपर एक फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ फंक्शन हम बना लेते हैं हैंडल, हैंडल फॉर्म के नाम पर। और ये यहाँ पर, और यहाँ पर भी हम ई इसको पास कर देते हैं कि जिस चीज के ऊपर ये कॉल हो रहा है फंक्शन वो इसको मिले, और उसको उसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है सबमिट करने वाला वो हम रोक दें। ई डॉट प्रिवेंट, प्रिवेंट डिफॉल्ट, क्या तरीका है इसका होता है, डी, ये करके देखते हैं। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट,
अब हम इसके क्लिक होने पर चेक करते हैं कि ये क्या करता है। ये है जो आगे उसने लगा दिया है, इसको मिटाते हैं। यहाँ पर कुछ भी लिखा, ईमेल में कुछ भी लिखा, नंबर में कुछ भी लिखा हमने, ये प्लस माइनस, ये हम बाद में वैलिडेशन लगाएंगे कि यूजर सिर्फ ये चीजें लिख सके और चीजें ना लिख सके। क्लिक किया, कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि उसने प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दिया। अगर वो वाली लाइन मिटा दें हम, ये वाली लाइन मिटा दें, तो फिर ये क्या करेगा, फिर वो डिफॉल्ट जो उसका बिहेवियर है वो चलाएगा। और वो देखो ऊपर रिफ्रेश हुआ और ये आगे कर दिया उसने सबमिट उसको। तो हम ये वाला तरीका नहीं चाहते, हम कहते हैं इसको प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दो, कि आपने जो पुराने तरीके से आप सबमिट करते थे ना फॉर्म, वो नहीं हमें चाहिए। आप बस एक अलर्ट हमें दिखा दो पहले, कि हमें यकीन आ जाए कि ये वाकई फंक्शन चल रहा है या नहीं चल रहा। और अलर्ट में हम लिख देते हैं ओके। तो अब जब क्लिक हो तो हाँ चल रहा है। अब इस सेव के ऊपर क्लिक होने पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो नेम के अंदर वैल्यू आ गई है, इस तरह लिखने पर आपको पता है कि जब ये मैं नाम लिख रहा हूँ, तो ये पीछे स्टेट के अंदर हमने इसको सेट किया हुआ है कि जब भी ये चेंज हो, स्टेट के अंदर जो नेम का वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू आ जाए। इसी तरह ईमेल की भी आ जाए, हमने पहले वो लगाए हैं कि जो भी वैल्यू यहाँ पर चेंज हो वो लगती जाए उधर स्टेट के जरिए। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये चीज़ है, अलर्ट की बजाय मैं यहाँ से हम एक अब ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कि स्टूडेंट के नाम का या कंटेक्ट के नाम का या यूजर के नाम का, लेट यूजर, और ये ऑब्जेक्ट है फर्ज करें। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर उसका है नेम, और नेम में ये चीज जाएगी, फर्ज करें एन लिख लेते हैं ताकि हमारे ऊपर वो वेरिएबल का नेम भी वही है, ये वाला एन एम बी नेम। तो ये मैं चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट जो हम बना रहे हैं ये एन में उसका ये नेम आ जाए। हाँ इस तरीके से, कॉमा दूसरा उसका जो है, और क्या है, ईमेल। तो यहाँ वैसे ईमेल लिख कर देख लेते हैं कि कुछ वो उसको, हाँ नहीं देता ईमेल। हाँ ये देखो उसका वाइट है, दूसरा ग्रीन है, मतलब कि वेरिएबल वो थोड़ा सा है पिंक, ग्रीन कह रहा हूँ, ब्लू सा है। तो ईमेल, जो ईमेल की वैल्यू है वो आ जाए। और फिर मैं चाहता हूँ कि जो उसका है सेल, सेल में इसकी वैल्यू कौन सी आ जाए, सेल वाली, क्योंकि सेल में ऊपर वेरिएबल का नाम हमने स्टेट के अंदर जो सेल है वो यही रखा हुआ है। तो जैसे ही वो वैल्यू इनपुट होती है वो सारी वैल्यूज इन वेरिएबल्स में आ जाती हैं सेट स्टेट करने की वजह से, और वो इस यूजर में आ जाती हैं। फिर मैं बाद में कहता हूँ कि ये जो यूजर है आप इसको सबमिट कर दो। एपीआई जो आपको मिली है, आप उस एपीआई के ऊपर इसको सबमिट कर दो। स्टूडेंट एरा डॉट ओ आर जी की एपीआई पर, स्लैश यूजर वाली एपीआई पर आप इसको सबमिट करवा दो। वो बाद में हम अपने नेक्स्ट के प्रोजेक्ट में देखेंगे कि वो वहां पर सबमिट कैसे करवाना है। अभी हम सिर्फ इस यूजर को कंसोल करवा लेते हैं कि ये यकीन करने के लिए कि वाकई हमारे पास वो चीजें आ रही हैं यूजर के अंदर। फिर हम बाद में उसको सीधा सीधा सबमिट करवा देंगे उस एपीआई को। यूजर में इसको कंसोल करवा रहा हूँ, कब करवा रहा हूँ, जब हैंडल सबमिट का फंक्शन कॉल हो। हैंडल सबमिट का फंक्शन कब कॉल होगा, जब वो सेव के ऊपर क्लिक करेगा तो हैंडल सबमिट का फंक्शन कॉल होगा। तो अब इसको एक दफा रिफ्रेश करता हूँ, ये जो आगे उसने पुराने तरीके वाला लगाया था वो मिटाता हूँ, इंस्पेक्ट भी निकाल लेता हूँ नीचे कंसोल में, कंसोल में। और यहाँ पर अब ऊपर वैल्यूज हम लिखते हैं। दूसरा ईमेल है ये वाला, लेट्स gmail.com, अच्छा डॉट वगैरह पे आप, यहाँ पर हमने कोई वैलिडेशन नहीं लगाई,
जो कि बाद में हम लगाएंगे कि इसको चेक करो पहले और फिर उसकी स्टेट सेट करो। अगर उसकी लेंथ इतनी है या उसमें नंबर इस तरीके से सही लिखे हुए हैं तो फिर ही अब उसकी स्टेट को सेट करो, अदरवाइज उसकी स्टेट चेंज ना करो। और जब स्टेट चेंज नहीं होगी तो ये री रेंडर नहीं होगा। तो स्टेट के साथ ये डायरेक्टली हमारी इनपुट लिंक्ड है कि जैसे ही चेंज होती है स्टेट भी चेंज करता है। तो इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड फॉर्म। इस तरह के जो फॉर्म होते हैं इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड फॉर्म, कि हम स्टेट के जरिए फॉर्म को कंट्रोल कर रहे हैं। जब सबमिट होगा तो वो यूजर का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर, ये नीचे कंसोल में उसने करवा दिया कि सेल इसका आपका ये है, ईमेल ये है और एन उसका नेम ये है। अब कंसोल सेव करने पर ये कंसोल में आ रहा है। तो हमारे रियल केस में क्या होगा कि सेव करने पर वो एपीआई हिट होगी, ये वाली जो ऊपर हमने लिखी है लेट्स फॉर स्टूडेंट एरर स्लैश यूजर वाली है, ये साइन अप वाली है। वो एपीआई हिट होगी और वहां पर ये इसको सेव करवा देगी। तो वो हम अपने नेक्स्ट जीएस का जो प्रोजेक्ट है उसमें देखेंगे कि वो कैसे सेव करवाना। अब ये तो डायरेक्टली हमने इसमें किया है कि अलग अलग, अब इस तरह बहुत बड़ा फार्म हो, लेट्स हो उसमें 10-12 फील्ड्स हो, तो फिर क्या हम 10-12 के लिए अलग अलग स्टेट बनाएंगे, 10-12 फंक्शन बनाएंगे और फिर उसको इस तरीके से कॉल करेंगे। ये तो थोड़ा सा खराब है। तो अब इस वाले को हम कमिट कर देते हैं ताकि वो रिकॉर्ड में रहे कि ये चीज इस तरीके से की थी। अगर कोई बच्चा इसको देखना चाहे बाद में तो वो देख सके कि ये ऐसे हुआ है। ये क्या यहाँ चेंज, अच्छा ये रिएक्ट वाला प्रोजेक्ट है हमारा, वो प्रोजेक्ट है फास्ट ट्रैक वाला ये वाला। अब ये इसमें चेंजेस हैं और इसमें कमेंट में लिख देता हूँ, ये नोड मॉड्यूल भी इसमें जा रहे हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि ना जाए, नोड मॉड्यूल नहीं जाने चाहिए। सिर्फ इसमें जाना चाहिए ये ऐप डाट है सर से वसीम का कंपोनेंट। और इसमें कुछ और चेंज हुई जो नोड के अलावा, हाँ कोई नहीं। फिर ये दो ही चेंजेस हमने किए हैं लास्ट पर, ऐप में, ऐप डॉट जेएस में और कंपोनेंट्स में। वैसे हमने और कंपोनेंट्स भी तो बनाए हैं, वो क्यों नहीं आए यहाँ पर? वो अबाउट अस का कंपोनेंट ये वो सारा यहाँ पर क्यों नहीं आया? स्टूडेंट एस टी डी है ये वाला कोर्स, वो ये दूसरे में हमने कर दिया है एस टी डी वाले में, जबकि फास्ट ट्रैक में करना था। चलो ठीक है, बाद में फिर इसको फिर मैं हम कमेंट कर देते हैं यहाँ पर ताकि कोई देखना चाहे तो इसको इस तरीके से भी देख सके। ये सारे फंक्शन मुझे नहीं चाहिए, ये स्टेट इतनी ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि यही काम मैं करूंगा लेकिन मैं ऑब्जेक्ट के जरिए डायरेक्टली, जो मैं ये नीचे जाकर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ना कि हैंडल फॉर्म के ऊपर, हैंडल सबमिट फॉर्म के ऊपर यहाँ जाकर जो मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैं यहाँ ऑब्जेक्ट बनाने की बजाय वो ऊपर से ही बना कर आऊंगा, ऑटोमेटिक बना हुआ आएगा और यहाँ से वो सिर्फ सबमिट उसको कर देगा उस ऑब्जेक्ट को स्टेट के अंदर ही। मतलब कि मैं डायरेक्टली यहाँ पर एक ये कॉपी करता हूँ स्टेट वाली, मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्टली यहाँ पर एक इसको स्टूडेंट ही कर लूँ, यूजर यूजर ही कर लूँ और इसमें इसको मैं ऑब्जेक्ट दे दूँ आगे इस तरह करके, जिसमें उसका नेम हो, ईमेल हो, या खाली ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं और इसमें हम वैल्यूज लगा सकते हैं। या फिर इस तरह कर भी सकते हैं कि ईमेल दे दो इसको, ईमेल और आगे उसकी वैल्यू दे दो खाली, और आगे कॉमा लगाकर उसका क्या है दूसरा नेम है, पहले दे दो बाद में दे दो एक ही बात है, नेम है और उसकी वैल्यू दे दो एम्प्टी, खाली इनके। और तीसरा उसका क्या है, हमारे पास सेल है, सेल में उसकी वैल्यू दे दो, अभी फिलहाल के लिए खाली वैल्यू दे दो। तो यूजर के अंदर और सेट यहाँ पर आएगा सेट यूजर। तो ये ऑब्जेक्ट्स को कैसे चेंज करते हैं
इस तरह ईमेल और वो एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर ही रहेगा और वहां पर हम इसको चीजों को यूज कर लेंगे। अब हमें सारे फंक्शंस बनाने की बजाय सिर्फ एक ही फंक्शन बनाना पड़ेगा। हैंडल यूजर के नाम का बना लेते हैं। इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ और यहाँ हैंडल, अच्छा इसको कमेंट भी कर देते हैं, नया ही बना देता हूँ। यहाँ पर हैंडल यूजर के नाम का, हैंडल यूजर कोई भी नाम लिख सकते हैं अपनी मर्जी का। और ये नेम भी इस तरीके से हम इसको सेट नहीं करवा, इसको कमेंट कर देता हूँ। अब ये हैंडल यूजर किसके ऊपर, हर इनपुट के चेंज होने पर ये कॉल होना चाहिए कि जैसे इनपुट चेंज हो गई ये हैंडल यूजर कॉल हो। और वो कैसे उसमें अपडेट उसको करवाना है वो लॉजिक बाद में हम इस नीचे आएंगे। अपनी इनपुट्स में ऑन चेंज जहाँ ये हैंडल नेम पहले किया हुआ है हैंडल यूजर करेंगे यहाँ पर भी, और नीचे यहाँ पर भी, तीनों पर हैंडल यूजर करेंगे कि यूजर को वो सेट करता जाए जैसे जैसे ये ऑन चेंज, जैसे जैसे ये चेंज हो तो। अब सबसे पहले इसको पहले ही लगा लेते हैं ताकि वो हमारी नीचे तरतीब सही रहे। साइन अप वाला बता रहा हूँ कि जैसे आप साइन अप के लिए बनाएंगे तो नॉर्मली इस तरीके से बनाते हैं। अब जैसे ही चेंज हो हमारा कोई भी इनपुट, तो हैंडल यूजर का फंक्शन कॉल हो। और हैंडल यूजर का फंक्शन है ये, तो हम पहले प्रूव ले लेते हैं कि वाकई कॉल हो भी रहा है या नहीं हो रहा चेंज होने पर। अलर्ट में मैं कह देता हूँ ओके, और इसको हम हैंडल फार्म नॉट फाउंड, अच्छा वो हमने कमेंट कर दी ऊपर हैंडल फार्म और नीचे हम उसको यूज कर रहे हैं यहाँ पर। वो कह रहा है कि आपके पास हैंडल फार्म का अभी फंक्शन नहीं है, आपने कमेंट कर दिया हुआ है। तो वो कह रहा था कि नॉट फाउंड, मैंने उसको मिटा दिया अभी फिलहाल के लिए। ये बाद में उसका हैंडल फार्म वाला बाद में काम देखेंगे। अब इसके चेंज होने पर ये देखा आ गया अलर्ट चेंज होने पर। और ये चेंज होने पर जैसे मैं इंटर करता हूँ अलर्ट आ जाती है। नीचे वाले का भी चेक कर लेते हैं, हाँ आ रहा है, ओके करेंगे वो नीचे चेंज आ जाएगी। आ रहा है, ओके करेंगे नीचे चेंज आ रहा है, ठीक है। तो अब हम वो अपना लॉजिक लगा सकते हैं उस हैंडल यूजर वाले फंक्शन पर कि जब भी वो आपको वहां से चेंज हो, आपने ई डॉट टारगेट डॉट जो वैल्यू है वो आपने सेट करनी है। सेट आपने वो करनी है यूजर, यूजर। और सेट यूजर में सिर्फ उसको इस तरह वैल्यू नहीं दे देने के, जो भी वैल्यू आई है ABC, जो भी नेम आया है, तो उसको यहाँ पर इज इक्वल टू ऐसे करके नेम दे दो, तो वो तो बाकी फिर हमारी वैल्यूज गायब हो जाएंगी। तो कह रहा है कि ऐसे करके नहीं, ऐसे नहीं करना आप, आपने ऐसे करना है कि आप ये जो यूजर है, ये जो है यूजर, इसका जो है नेम वो कर दो, इसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू सिर्फ चेंज कर दो, यूजर डॉट नेम, और वो कर दो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो ये तो हर के कॉल होने पर वो नेम ही चेंज करता रहेगा। क्या हमें फंक्शन अलग अलग ही बनाना पड़ेंगे या कंडीशन हमें लगाना पड़ेगी कि अगर इनपुट जो है ना वो नेम वाली है तो फिर आप उसको नेम में वैल्यू डालो, अगर इनपुट दूसरी है तो फिर यहाँ पर वैल्यू की बजाय हम इसका नेम भी ले सकते हैं कि नेम इज इक्वल टू, ये नेम की ही है। और यहाँ इसका जो नेम है वो है ईमेल, ईमेल। अब कंडीशन लगाकर हम उसकी वैल्यू सेट करवाते हैं ताकि फंक्शन हमें बार बार वो अलग अलग ना बनाना पड़े, एक ही दफा हम बना लें। कंडीशन लगाकर उसको डील कर देते हैं कि नेम इज इक्वल टू सेल्फ। ये नेम अपनी मर्जी के आप दे सकते हैं, ईमेल जो भी आपने देना है।
तो मैं यहाँ पर पहले कंसोल लगा के चेक करता हूँ कि इस ई में आता क्या है मेरे पास। क्या दोनों में डिफरेंस आता है कि जब नीचे वाला चेंज हो तो फिर क्या आता है, उससे नीचे वाला चेंज हो तो फिर क्या आता है। तो सेट यूजर की जरा हम बात में करते हैं। अब इसका कंसोल डॉट लॉग हम करवाते हैं कि चेंज होने पर जो उसको जो चीज़ मिलती है, क्या हम उसके टारगेट करने पर वो जो हम टारगेट कर रहे हैं जिसके ऊपर हमने फंक्शन लगाया हुआ है वो पूरी इनपुट आ जाए। और कंसोल में चेक करते हैं ये क्या आते हैं। ये तो यहाँ पर मैंने लिखा डब्ल्यू इनपुट नेम इज इक्वल टू नेम वाली इनपुट आएगी। यहाँ पर मैं फिर लिखता हूँ तो आप दो दफा लिख दिया। अब वो नेम ईमेल वाली इनपुट आई। अब यहाँ पर मैं एक और लिखता हूँ फोर। अब नेम सेल वाली आई है। तो हम इसके नेम की बुनियाद पर कंडीशन नहीं लगा सकते कि डॉट नेम हम करें। अब सिर्फ हम नेम प्रिंट करवाते हैं डेट्स ऑल। डॉट नेम के उस टारगेट के जो नेम की जो एट्रीब्यूट है, नेम वाला एट्रीब्यूट है वो क्या आ रहा है, सिर्फ वो प्रिंट करवा दो। क्योंकि वो तीनों का अलग अलग आएगा। तीनों का वो अलग अलग आएगा। सारे को तो पर यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ तो उसकी टारगेट एट्रीब्यूट क्या है, नेम है। नेम इज इक्वल टू नेम। यहाँ पर क्या है, ईमेल है। उसका नेम ईमेल है। और यहाँ पर क्या है, ये है। तो इन इन चीज की बुनियाद पर हम कंडीशन लगा सकते हैं ना कि हम चेक करें कि इफ कंसोल मिटा देते हैं। अलग अलग फंक्शन बनाने के बजाय एक ही फंक्शन में हम इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इफ ई डॉट टारगेट डॉट नेम के उस ऑब्जेक्ट का जो नेम है वो अगर बराबर है नेम के, तो फिर आप ये काम करो, सेट यूजर इज इक्वल टू ये। और यहाँ पर एक मसला आएगा कि आपको पता है कि जब हम किसी चीज किसी ऑब्जेक्ट को अपडेट करते हैं तो वो उसके जो पेरेंट ऑब्जेक्ट होता है उसको भी अपडेट कर देता है। मतलब कि यूजर, हम तो ये सेट यूजर में उसको अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, लेकिन सेट का फंक्शन तो लगा हुआ है। चलो चेक कर लेते हैं कि ये क्या करता है। और फिर कंसोल में हमें पूरा वो यूजर दिखा दे ताकि हम उसको देख सकें कि कंसोल में क्या आ रहा है। डॉट डॉग और इसमें पूरा यूजर चेक कर सकें कि यूजर की वैल्यूज अपडेट हो रही हैं या नहीं। नेम वाली हम अभी सिर्फ कर रहे हैं। रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर नेम की मैं वैल्यू लिखता हूँ डब्ल्यू। हाँ ये ठीक है, नेम वो यूजर के अंदर आ रहा है WASWE। ओहो नीचे क्यों लिखने लग गया ये, क्या किया है जब दूसरा वो लिखने की कोशिश करता है तो कह रहा है कि नॉट क्रिएट प्रॉपर्टी नेम ऑन स्ट्रिंग। कह रहे कि आप वो आपने स्ट्रिंग बना दी है और उसके ऊपर आप नेम की प्रॉपर्टी नहीं कर सकते। ठीक है चक्कर है, मेरे को पहले डब्ल्यू लिखा, पहले वो पूरा ऑब्जेक्ट में उसने उसको कर दिया कि ये है। जब दोबारा लिखा तो इसने पूरे ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग भी बना दिया हुआ है। दोबारा जब हम उसमें ए लिखने की कोशिश करते हैं तो कहता है कि ये पूरी जो स्ट्रिंग मैंने बनाई है इसमें ये नई चीज हम ए नहीं लगा सकते। तो इसके लिए तरीका ये होता है कि हम पहले उसको क्लोन करें, मतलब कि स्प्रेड ऑपरेटर के साथ इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को स्प्रेड करें और फिर उसमें एक और वैल्यू डाल दें। मतलब कि ऐसे करें अगर हम
डॉट 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 यूजर कॉमा, ये क्या लिख दिया, डॉट डॉट डॉट, अच्छा आगे स्पेस आएगी, डॉट 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 यूजर कॉमा। अब इसमें ये क्या करेगा, जब ये डॉट 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 यूजर करता है तो वो इसको स्प्रेड कर देता है, अंदर वाली ये वैल्यूज निकाल लेता है। तो यहाँ पर वो क्या, अंदर वाली वैल्यूज पड़ी हुई हैं, तो इसको हमने ऑब्जेक्ट ही रखना है कि एज अ ऑब्जेक्ट ही ये रहे यूजर, इस तरह। और ये जो इसकी एक एट्रीब्यूट है नेम वाला, इसको हम यहाँ अंदर कॉमा लगाकर यहाँ पेस्ट अगर करते हैं तो इस तरह नहीं कर सकते क्या, क्यों? अच्छा ये डॉक्यूमेंटेशन से उनका सिंटैक्स देख लेते हैं जरा, ये उन्होंने कैसे किया हुआ है। ऑब्जेक्ट्स, हाँ ये भी ऑब्जेक्ट्स को म्यूटेट करवा रहे हैं। ये तो पर्सन डॉट फर्स्ट नेम इसने डायरेक्टली वो टारगेट वैल्यू करके करवा रहा है, ये तो बहुत गलत है कि वो डायरेक्टली उसको चेंज कर रहा है बगैर वो सेट स्टेट का फंक्शन यूज किए। एग्जांपल वो दे रहा है कि सेट स्टेट का जब फंक्शन यूज किए आप डायरेक्टली उसको चेंज करते हैं तो एरर आते हैं, नहीं कर सकते। तो नीचे वो सही एग्जांपल इसकी देगा कि आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि सेट पर्सन और आगे पर्सन के फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ये चीजें भी साथ लगाना पड़ेंगी। तो वो कह रहा है कि आप ऐसा करो कि आप ऑब्जेक्ट को सेपरेट ऑपरेटर से ऐसे ऑब्जेक्ट का सेपरेट करके फिर आप उसमें कॉमा लगा के आगे उसकी वो वैल्यूज दे दें। हाँ हमारा भी ऐसा ही है, हमने यूजर को सेपरेट ऑपरेटर के साथ ये किया, और हमारी सिर्फ ये गलती है इक्वल के बजाय फिर यहाँ पर ये चीज आ ए डॉट यूजर डॉट नेम, ये क्या, इसका क्या है। अच्छा यूजर दोबारा वो कह रहा है कि लिखने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट उसकी प्रॉपर्टी लिखें इस तरह। यूजर को स्प्रेड किया हमने, स्प्रेड करने पर उसको ये वैल्यूज मिल गई अंदर वाली, बाहर वाली करली ब्रैकेट नहीं मिली, इसलिए इसके इधर उधर करली ब्रैकेट लगा दी है कि पूरा ऑब्जेक्ट ही वो बने। और आगे जो वैल्यू चेंज करनी है वो नेम की प्रॉपर्टी को हमने चेंज करना है, तो वो जो हमें टारगेट के अंदर से वो नेम मिलेगा वो उसमें सेट कर देंगे। तो इसलिए ये सेपरेट ऑपरेटर आपको पहले बताया था कि ये बहुत ज्यादा यूज होता है, और जब भी इस तरह के ऑब्जेक्ट रिएक्ट में यूज होते हैं तो हमें सेपरेट ऑपरेटर के जरिए उसको करके कॉपी करके फिर आगे वो चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो अब हम इसको चेक करते हैं, रिफ्रेश किया और यहाँ पर लिखा W, और ये देखें नीचे अभी कुछ भी नहीं आया, हम आप आया ये SEEN, क्या चेक कर लूँ वो आधा क्यों लिखता है, एक एक हिंसा बाद में क्यों है। लेकिन चलो बहरहाल हमारे पास वैल्यू आ रही है इसके ऑन चेंज होने पर, यूजर में जो वैल्यू है वो लगा रहा है। और इसी तरह एक और इफ हम लगाते हैं, बाद में हम चेक करते हैं ना कि क्या वैल्यू आ रही है पूरे सबमिट करने पर, कि जब नेम हमारा टारगेट का नेम हो ईमेल, तो आप यहाँ पर उसकी जो ईमेल का एट्रीब्यूट आप छेड़ो, उसको चेंज करवाओ, ईमेल का दे दो। और फिर जब हमारा टारगेट मतलब कि इनपुट हमारी लगी हुई है और उसका नेम है सेल, तो आपको पहले यूजर के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है आप उसको कॉपी करो और उसके जो सेल वाली एक एट्रीब्यूट है या प्रॉपर्टी है उसमें ये वैल्यू सेल वाली डाल दो। और यहाँ पर हम इसको कंसोल अभी नहीं करवाते, हम सिर्फ इसके हैंडल सबमिट पर, हैंडल सबमिट वाला फंक्शन हम बटन ले आते हैं, ये वाला हैंडल, ये नहीं है, हैंडल फॉर्म सबमिट वाला किधर है, ये वाला, इसको हम अनकमेंट करते हैं, कॉपी करते हैं, कमेंट करके नीचे दोबारा से बना लेते हैं हैंडल फॉर्म सबमिट। और ये क्या करें, ये सिर्फ अब यूजर ये दोबारा हमें इस तरह करने की जरूरत नहीं है, ये वाला काम वो ऑटोमेटिक हमारे पास ऑब्जेक्ट बना पड़ा है ऊपर वो यूजर के अंदर, वो यूजर ही हम डायरेक्टली यहाँ पर कंसोल में देख लेते हैं कि क्या आता है। और हैंडल फॉर्म पर हम ये यहाँ बटन के ऊपर लगा देते हैं ऑन क्लिक पर,
ऑन क्लिक। ये आप लोग महियुद्दीन और ये नसीम जो हैं और जो भी हमारे टीम के लोग हैं, ये जब हम नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट में आप लोगों ने साइन अप वाली फंक्शनैलिटी बनानी है, तो सेम इसी तरीके से यही पैटर्न फॉलो करना है हमने कि ऑब्जेक्ट में बना लेना न्यू यूजर के नाम से, और आगे उसमें ऑन चेंज पर ये सारी चीजें जैसे हमने कंडीशंस वाइज बनाकर एक ही फंक्शन बनाकर की है, आप लोगों ने भी इसी तरीके से कर लेना है। ये ज्यादा अच्छा होता है कि आप कंडीशन वाइज उसको डील कर रहे हैं कि अगर नेम में वो आया तो, बजाय कि हर इनपुट के लिए आप अलग अलग फंक्शन बनाएं उसको हैंडल करने के लिए, उससे अच्छा एक ही फंक्शन बनाकर उसमें कर। इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वसीम, यहाँ पर ईमेल में लिखता हूँ wasiim@gmail.com, और यहाँ पर मैं नंबर लिखता हूँ ये वाला, और मैं अब सबमिट करता हूँ। सबमिट के ऊपर क्लिक किया तो अब ये देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट बन के आया वो ये है। सेल ये वाला है, ये देखिए 64 46 44 54, 46 44 54, बिल्कुल ठीक है। ईमेल है हमारा वसीम@gmail.com, ईमेल वसीम@, ये भी ठीक है। और नेम है वसीम, और नेम है वसीम पूरा। अब इसमें ये हुआ है कि पहले हमारे पास वो एक एक वर्ड कम इसलिए आ रहा था कि हम उसको हैंडल चेंज के, मतलब कि अभी हमने वो उसके स्टेट चेंज की और वहीं पर हमने यहाँ पर कंसोल करवाया हुआ था उसी फंक्शन के अंदर कि अभी स्टेट उसने सेट की ही है और नीचे हम उसकी वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, लेकिन अभी री रेंडर नहीं हुआ। री रेंडर वो तब करता है जब वो नीचे वाला सारा कुछ रीड कर लेता है। नीचे आएगा ये सारा कुछ वो रीड करेगा नीचे तक, और फिर वो उसको री रेंडर करेगा। तो हम उसके वो नेक्स्ट री रेंडर से पहले यहाँ कंसोल करवा रहे हैं। सारा रीड करने के बाद फिर वो जब री रेंडर करता है तो स्टेट के अंदर लेटेस्ट वैल्यू आती है, इसलिए यहाँ से एक पॉइंट वो कम दिखा रहा था, मतलब कि एक री रेंडर करना वो लेट दिखा रहा था। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर इनपुट्स को इस तरीके से हम यूज कर लेते हैं सेपरेट ऑपरेटर यूज करते हुए। और अगर हमारा डीप ऑब्जेक्ट हो, मतलब नेस्टेड ऑब्जेक्ट हो, तो उसके लिए इमर हम एक चीज होती है वो यूज करते हैं, वो बाद में करेंगे। अदरवाइज सेपरेट से काम चल जाता है। अगर नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स हों तो फिर उसके लिए इमर हमारा एक फंक्शन होता है वो यूज करते हैं, वो भी हम नेक्स्ट देखेंगे।